So hi learners, in continuations with the previous lecture, we will be situating emergence of English drama, and today's session we will take a look at how a prelude set in kind of a prelude to William Shakespeare was being formed along with the drama people known as a यूनिवर्सिटी विट्स. सो स्टूडेंट, आज हम लोग जैसा कि टॉपिक में आप लोग देख ही चुके होंगे. आज हम लोग वही एलिजा वेदन एज को मैंने फर्स्ट पार्ट भी बनाया है इसका. अगर आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप लोग जरूर देखिए. उसमें मैंने एक इंट्रो दिया है इस एज का, बस बताया है कि उस एज में क्या क्या हुआ था. और एलिजा वेदन एज की जो वो वीडियो है उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताया गया है. तो उस समय इंग्लैंड में क्या क्या चल रहा था. इट वॉज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो. इट यू कुड नॉट वॉच इट, सो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वॉच इट. सो टुडे हम लोग पढ़ेंगे कि इंग्लैंड में एलिजा वेदन एज में तो बहुत सारे चेंजिंग आए हुए थे, डेवलपमेंट भी हुआ था, चाहे सोशल हो या फिर इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक इसमें हो या फिर पॉलिटिकल में हो. तो इन सारे चीजों में बहुत सारे चेंजिंग उस समय आए थे. तो इस एज में सबसे पहले शेक्सपियर को पढ़ने से पहले यूनिवर्सिटी विट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज यूनिवर्सिटी विट्स है जो टेक्निक और डेवलप जो कि यूनिवर्सिटी विट्स की थी, इसी को जो शेक्सपियर आगे चल के इसको टेक्निकली डेवलप करते हैं और उनका ड्रामा में. तो शेक्सपियर आगे चलकर इसी को बहुत ज्यादा डेवलप करते हैं. तो देख लेते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी विट्स जो बोल रहे हैं, तो ये यूनिवर्सिटी विट्स क्या है, ये मतलब क्या चीज है यूनिवर्सिटी विट्स. तो द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स रेफर टू अ ग्रुप ऑफ यंग ड्रामेटिस्ट, प्लेराइट्स, पोएट्स एंड पैम्फलेटर्स. मतलब ये जो यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक ग्रुप थी, यंग राइटर्स की एक ग्रुप थी जो कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे और हाईली क्वालिफाइड थे. और इन लोगों ने जो है वो एक ग्रुप मतलब क्रिएट की थी, इन लोगों की एक ग्रुप थी. तो मतलब उसी में उन लोग राइटिंग करते थे और राइटिंग के करियर में इन लोगों ने मतलब राइटिंग को और प्ले को और ड्रामा को बहुत आगे लेकर गए थे. और पैम्फलेट्स भी उस समय मतलब प्रिंट होते थे, इन लोगों के लिखे हुए पैम्फलेट्स भी उस समय ये होते थे, मतलब प्रिंट्स होते थे. तो एलिजा वेदन पीरियड who were associated with the universities of Cambridge and Oxford. जैसा कि मैंने बताया कि ये जो पीरियड था, ये जो यूनिवर्सिटी विट्स के जो भी राइटर थे, ये कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे और बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड थे. सबसे पहले देख लेते हैं. अब इसमें एक चीज है कि इन राइटर्स में ये क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली, जॉर्ज पील, थॉमस लॉर्ड, रॉबर्ट क्रीन, थॉमस नैश और थॉमस केड थे. तो ये जो क्रिस्टोफर मार्लो और ये जो ग्रीन और नैश, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ये लोग पढ़े हुए थे. कौन कौन? मार्लो, ग्रीन और नैश. और उसके बाद ये जो जॉन लिली हैं और ये जो थॉमस लॉज हैं और ये पील,
ये तीनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। सो स्टूडेंट्स, दे आर नोन एज यूनिवर्सिटी विच द ग्रुप इंक्लूड्स। तो इसमें ये जो नाम इंक्लूड्स किए गए हैं, ये वही ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। इन्हीं को यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है, इनके ग्रुप को। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो आपके मार्लो, ग्रीन और नैश, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, और लिली, लॉज और पिल ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। और एक चीज स्टूडेंट्स आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये जो थॉमस केड हैं, तो इन्होंने कोई भी यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड हो या फिर कैम्ब्रिज हो तो उससे पढ़ाई नहीं की हुई थी। तो ये जो नाम है से आप लोग को याद रखना है कि जो थॉमस केड है, इन्हें किसी भी तरह की यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई इन्होंने नहीं की थी। तो ये जो राइटर का आप नाम जरूर याद रखिएगा, ये आपको बहुत काम आएगा आगे। तो ये जो सारे हैं कौन कौन है देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली, जॉर्ज पिल, थॉमस लॉज, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, थॉमस केड। ये सारे नाम आप लोग को याद रखने हैं, यही यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर थे। इन राइटर को सबसे पहले प्रोफेशनल राइटर्स माना गया है लंदन में। सो स्टूडेंट्स, ये राइटर लंदन में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। ये जो राइटर्स का ग्रुप था, ये हाईली क्वालिफाइड था। तो आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर दैट थिंग्स। फिर भी मैं इसको रिपीट कर रही हूँ कि जितना बार मैं रिपीट करूंगी उतना ज्यादा आपको लर्न होता जाएगा। और ये जो इन सभी राइटर्स को यूनिवर्सिटी से एजुकेशन मिली थी। तो ऑल ऑफ दिस राइटर्स दे आल्सो हैड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, सो देयर वाज स्टिल सम काइंड ऑफ हायरार्की, एरोगेंस एंड सम काइंड ऑफ हायरार्की। तो ये जो देखिए, ये एक जाहिर सी बात होती है, जाहिर सी बात बोल सकते हैं, किसी किसी के लिए ऐसा हो जाता है कि ये लोग हाईली क्वालिफाइड थे, अच्छे लेखक भी थे, तो इन लोगों में थोड़ा सा हायरार्की, एरोगेंस आ गया था, मतलब थोड़ा सा घमंड आ गया था इन लोगों में, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे और बहुत अच्छा ये लिखते भी थे ये लोग। सो हाँ, एक और चीज बताएंगे कि ये जो राइटर थे, ये केवल एडुकेटेड ही नहीं थे, बल्कि ये जो प्ले लिखते थे तो इन्हें अच्छे से पता था कि जो लंदन के जो ऑडियंस है उनको कैसा प्ले पसंद है, जो ऑडियंस है उनको कैसा प्ले पसंद है। और उस समय के जो ऑडियंस थे उन्हें कोई मतलब नहीं था कि ड्रामा में कौन सा रूल चल रहा है या कौन सा नियम मानना है, ऐसा कुछ नहीं था। उन्हें सिर्फ एंटरटेनमेंट से मतलब था। और ये जो यूनिवर्सिटी विट्स के जो भी राइटर थे, वे अच्छे से जानते थे कि लोगों को क्या चीज पसंद है। ये लोग बहुत फ्लेक्सिबल भी थे, और ये लोग रूल को ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वहां के जो ऑडियंस थी उनको रूल से कोई मतलब नहीं था। तो ये लोग ऑडियंस के हिसाब से ही प्लेस लिखते थे, जिससे कि ये और ज्यादा फेमस होते गए, क्योंकि ऑडियंस को इनके प्ले बहुत अच्छे लगते थे, जिसमें बहुत ज्यादा खून खराबा, वायलेंस ये सब होता था इनके प्ले में। ज्यादातर मतलब ऐसे ही होता था इनका प्ले। तो अब देख लेते हैं कि इन लोग अपने राइटिंग्स में कि क्या क्या यूज करते थे, मतलब क्या क्या चीज यूज करते थे। तो ये हाँ, एक चीज और यहाँ पर बताएंगे कि ये जो शेक्सपियर थे, शेक्सपियर इन लोग से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। तो इन लोग से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर्स से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो लेकिन एक और चीज है कि इन लोगों में एक चीज बहुत कॉमन थी।
ये जो लोग थे वो हेरोइक थीम्स को बहुत ज्यादा यूज करते थे। इन सभी राइटर्स को हेरोइक थीम्स बहुत ज्यादा पसंद थी। हेरोइक ड्रामा इन ये लोग हेरोइक ड्रामा के स्टार थे, जो एलिजाबेथन एज के ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आया था और बहुत एंटरटेनमेंट भी था। इनके ड्रामा में वायलेंस होता था, खून खराबा भी मिलता था, बड़े बड़े डायलॉग्स होते थे, भारी भरकम स्ट्रॉन्ग लाइंस होती थी और एक्टर के पास ड्रामा में, हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता था कि ड्रामा में बहुत ज्यादा मतलब ड्रामा नॉनसेंस भी मतलब हो जाता था और जो कहानी का जो प्लॉट होता था ये कभी कभी बिल्कुल ही मतलब बेकार हो जाता था, एंटरटेनमेंट को ज्यादा से ज्यादा ड्रामा में भरने के चक्कर में। तो ये क्या होता था कि प्लॉट कभी कभी ये होता था कि इतना ज्यादा प्लॉट को इन लोग मतलब कुछ अलग बनाने के चक्कर में क्या होता था कि प्लॉट पूरी तरह से इनका जो होता था ये बेकार हो जाता था। एक और चीज है, ये जो हेरोइक ड्रामा है ये यूनिवर्सिटी बिट्स की देन है और यूनिवर्सिटी बिट्स के जो राइटर थे, हाँ, एक चीज और है, यूनिवर्सिटी बिट्स के जो राइटर थे ये ह्यूमर पर बहुत कम ध्यान देते थे और अगर देते भी थे तो उसमें ज्यादा कोई खास नहीं होता था। इनका जो ह्यूमर में जो फोकस था ये बहुत कम था। इनका मेन फोकस हीरोइक ड्रामा ट्रेजेडी के ऊपर ही था और स्टेज में ज्यादा मार धाड़ वायलेंस दिखाया जाता था, जिससे कि ऑडियंस को बहुत ज्यादा मजा आता था और एंटरटेनमेंट भी होता था। सो ये जो सारा चीज था ये मैंने बताया कि उस समय मतलब यूनिवर्सिटी के बिट्स ये सब चीजों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते थे। तो अब एक एक करके राइटर्स को देख लेते हैं। अब राइटर्स को एक एक करके देख, जॉन लिली को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ये है जॉन लिली, इनको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो जॉन लिली को यूनिवर्सिटी बिट्स का सबसे हेड माना जाता था और जॉन लिली बहुत ही ज्यादा पॉपुलर राइटर थे यूनिवर्सिटी बिट्स के और ये सबसे ज्यादा टैलेंटेड भी माने जाते थे और इनको, लेकिन एक चीज ये हुआ कि जॉन लिली के का जो क्रिटिक्स था इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया, इनके वर्क्स के ऊपर इतना ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ। इस वजह से इनका जो राइटर मतलब इनका जो राइटर जो प्रोफेशन था ये बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया और इसमें इनमें बहुत ज्यादा टैलेंट होने के बावजूद भी ये वो पोजीशन तक पहुंचने में ये सफल नहीं हो पाए। एलिजाबेथन एज में दो तरह के थिएटर हुआ करते थे, एक पब्लिक प्ले हाउस और दूसरा प्राइवेट प्ले हाउस। पब्लिक प्ले हाउस में आम जनता जाया करती थी और एक प्राइवेट प्ले हाउस होते थे जहाँ पर हाईली और रिच इन्फ्लुएंसेस जाया करते थे, जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन, इंजीनियर, तो ये लोग जाया करते थे। तो जॉन लिली ये जो प्राइवेट प्ले थे इसी में जॉन लिली अपने प्ले को परफॉर्म करते थे, इसलिए जॉन लिली जो थे वो हाई प्रोफाइल में बहुत ज्यादा फेमस थे। जॉन लिली के प्लेस में हमें इंग्लैंड का कल्चर देखने को मिलता है और जो कि एलिजाबेथन मतलब कल्चर था उस समय का। तो जॉन लिली के मतलब जॉन लिली जो लिखते थे इसमें लंदन का पूरा कल्चर हम लोग को देखने को मिलता है। तो जॉन लिली के 20 साल बाद शेक्सपियर ने लिखना स्टार्ट की मतलब करते हैं और शेक्सपियर को बोला जाता है कि वो जॉन लिली की तरह ही लिखते हैं। तो जॉन लिली का जो ये था तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान उस समय नहीं दिया गया था। नेक्स्ट राइटर हैं जॉर्ज पिल। ये अब जॉर्ज पिल के बारे में हम लोग देखेंगे कि इनका करियर कब स्टार्ट हुआ और इनका करियर कैसा चला।
जॉर्ज पिल का जो राइटिंग था वो लंदन के लाइफ को दिखाता था। लंदन का लाइफ किस तरह का था, कि वहाँ की जनता का जो सोच था वो किस तरह का था, वहाँ का सब कुछ किस तरह चलता था। अगर किसी को लंदन पिल जो लिखते थे वो लंदन के लाइफ को ही स्टेज पर दिखाते थे। उन्हें ये हुनर था कि वो जो लंदन का लाइफ था उसे स्टेज पे दिखाने का वो हुनर रखते थे। इनके प्लेज में देशभक्ति भी बहुत ज्यादा देखी जा सकती थी। इनके प्लेज में बहुत ज्यादा देशभक्ति देखा जा सकता था, क्योंकि इनका जो उस समय जो था इंग्लैंड बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा था और वो अपने पड़ोसी देश फ्रांस और स्पेन से भी टक्कर ले रहा था। और स्पेन के साथ तो इंग्लैंड का वार भी हुआ था स्पेनिश आर्मदा नाम से। तो इस वजह से इंग्लैंड में देशभक्ति का जो उस समय बहुत ज्यादा मतलब प्रचार हो रहा था और देशभक्ति वाली फीलिंग्स हर किसी में आ रही थी। तो जॉर्ज पिल अपने प्ले में भी इसी तरह के जो मतलब जॉर्ज पिल में भी देशभक्ति देखी जा सकती थी। जॉर्ज पिल जो थे वो ब्लैंक वर्स को काफी डेवलप मतलब किए थे। जो ब्लैंक वर्स होता है राइटिंग में उसको जो जॉर्ज पिल है वही डेवलप किए थे। तो इनके जो मेजर वर्क हैं, जो ये जॉर्ज पिल के मेजर वर्क में सबसे पहले है अरेंजमेंट ऑफ पेरिस में इन्होंने क्या किया था कि क्वीन एलिजाबेथ की बहुत ज्यादा तारीफ की थी। तो फ्लैटरिंग की थी, उनकी बहुत ज्यादा तारीफ की थी। और उससे क्या मतलब पूरा उनका जो ये था प्ले था उसमें देखा जा सकता था कि वो जो एलिजाबेथ थी उनके बहुत ज्यादा उसमें तारीफ किए थे। और ये जो थे इनका जो प्ले है आज भी कुछ प्राइवेट सर्कस में और कुछ यूनिवर्सिटीज में परफॉर्म होता है। और इनका जॉर्ज लिली का एक और ये है प्ले है ओल्ड वाइव्स टेल्स। तो ये जो ओल्ड वाइव्स टेल्स है इसी का नया वर्जन या बोल सकते हैं कि इसी को कुछ फेर बदल करके शेक्सपियर द विंटर्स टेल लिखे थे। तो ये जो ओल्ड वाइव्स टेल्स सेड टू हैव इंस्पायर्ड द विंटर्स टेल व्हिच वाज रिटन बाय शेक्सपियर। ये जो ओल्ड वाइव्स टेल्स है तो इसी से इंस्पायर्ड होकर शेक्सपियर ने द विंटर्स टेल लिखा था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट राइटर के तरफ, देखते हैं कि इन्होंने क्या कुछ किया था अपने लाइफ टाइम में। तो अगले राइटर्स हैं रॉबर्ट ग्रीन। तो रॉबर्ट ग्रीन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये भागकर लंदन में आए थे अपने करियर बनाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए। और ये 1580 से लेकर 1592 तक इनका करियर मतलब था इसमें। तो देख लेते हैं। तो ये 1580 से 1592 तक ही ये लिखे थे। तो इनका देख लेते हैं कि इनके करियर में क्या कुछ हुआ था। ये केवल 12 इयर्स ही लिखे थे, ये केवल 12 इयर्स ही देख सकते हैं। 1560 से 1592 तक ये जो अपना करियर है ये मतलब इनका करियर था। तो ये केवल 12 वर्ष ही लिखे थे। इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा रुतबा बना लिया था। 12 वर्षों में ही ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। और इनका जो एक्सपीरियंस था रॉबर्ट ग्रीन का, जो इनका एक शौक ये था रॉबर्ट ग्रीन का कि इनको एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद था और ये रिस्क लेते थे, ये अपने राइटिंग में रिस्क लेते थे। इनको इस चीज का उतना फिक्र नहीं होता था कि पब्लिक उनके जो नया नया एक्सपेरिमेंट है इसको रिजेक्ट कर देगी, इस तरह का इनको कोई भी डर नहीं था। ये तरह तरह के एक्सपेरिमेंट अपने प्लेस में अपने ड्रामाज में करते रहते थे। तो इनको हिस्टोरिकल इवेंट्स लिखने का बहुत मतलब पसंद करते थे ये। और ये हिस्ट्री, लव, फेरी टेल और मैजिक, कॉमेडी इन सब के ऊपर इन्होंने लिखा था। इन्होंने शेक्सपियर के साथ भी काम किया था।
और इन्होंने शेक्सपियर को बहुत कुछ सिखाया भी था। तो रॉबर्ट ग्रीन 34 के एज में ही, ये जो रॉबर्ट ग्रीन है ये 34 के एज में ही गायब हो गए थे और इनके बारे में कोई नहीं जानता कि ये कहाँ गायब हुए। तो ये 34 के एज में ही गायब हो गए थे। इससे पहले ही 12 इयर्स ये राइटिंग करियर अपना, मतलब राइटिंग का जो करियर था ये 12 साल का ही था। चलिए अब नेक्स्ट राइटर के इसमें चले जाते हैं। तो नेक्स्ट राइटर है थॉमस नैश। तो थॉमस नैश के बारे में देख लेते हैं कि इनका जीवन कैसे बीता, इनका जो लिटरेचर करियर था, जो राइटिंग करियर था, वो किस तरह का रहा। ये जो थॉमस नैश है ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे और 1586 में लंदन पहुंचे थे। इनको बहुत सारा प्ले लिखने का श्रेय जाता है। ये बहुत सारा प्ले लिखे थे, लेकिन ये वो प्ले लिखे थे कि नहीं, इतना सारा प्ले लिखे थे कि नहीं, ये कंफर्म नहीं था। थॉमस नैश जो थे वो सिर्फ एक ही, ऐसा कहा जाता है कि थॉमस नैश ने एक प्ले लिखा था जो बहुत ज्यादा फेमस था, समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ये लिखे थे। ये जो थॉमस ने जाने जाते थे पम्फलेट्स के लिए। ये जो पम्फलेट्स है, ये जो मतलब उस समय के जो राइटर में जो फेमस था कि वो लोग इस तरह के लिखते थे। इन्होंने बहुत ज्यादा पम्फलेट्स प्रोड्यूस्ड किए थे और इनका जो पम्फलेट्स था वो बहुत ज्यादा फेमस भी होता था और इनका कंट्रीब्यूशन था इसमें बहुत ज्यादा। शेक्सपियर की एक प्ले हेनरी IV पार्ट 1 जिसको लिखने में थॉमस नैश ने शेक्सपियर की मदद की। तो थॉमस नैश ने एक गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती ये हो गई कि थॉमस नैश ने जीसस क्राइस्ट पर एक सटायर लिख दिया। ये सटायर का नाम था क्राइस्ट टीयर्स ओवर जेरूसलम। ये जो सटायर था, ये इस वर्क के बाद उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था और इनके साथ बेन जॉनसन भी थे। इन्होंने भी इस सटायर को लिखने में इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। तो इस सटायर को लिखने में ये दोनों को जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन ये जो थॉमस नैश थे इनको जेल की जिंदगी ज्यादा दिन तक रास नहीं आए और वो 34 साल के एज में ही जेल में ही इनकी मौत हो गई। थॉमस नैश डाइड एट द एज ऑफ 34। तो 34 के एज में इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन राइटर्स में इतने भी, हाँ एक चीज है कि ये जो एलिजाबेथन एज था इसमें राइटर्स को छूट मिली हुई थी कि ये अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैंने पहले के वीडियो में भी ये चीज को क्लियर किया हुआ है, इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो बनाया था, कि राइटर्स को छूट तो मिली हुई थी लेकिन इतनी भी छूट नहीं मिली हुई थी कि वो गॉड पर ही सटायर लिख दे, गॉड के ऊपर ही वो कुछ ऐसा लिख दे। इतनी भी छूट उन्हें नहीं मिली हुई थी। हाँ उन्हें ऐसी छूट मिली हुई थी कि जो समाज में, जो कल्चर में जो चल रहा है, जो हो रहा है नैतिक अनैतिक, इस पर वो लिख सके, लेकिन इतना नहीं कि गॉड पे लिख दे। तो इसीलिए उन्हें जेल हो गया था। तो शेक्सपियर के, हाँ लेकिन एक चीज ये है कि शेक्सपियर इन राइटर्स ये जो राइटर्स है इनसे बहुत कुछ सीखे थे। जो शेक्सपियर थे वो कभी भी इस टाइप से कुछ भी नहीं लिखे थे अपने करियर में। शेक्सपियर कभी भी कोई भी पॉलिटिक्स कंट्रीब्यूशन, जो मतलब कंट्रीवर्सी जो भी होती थी, इन चीजों पे वो कभी नहीं लिखते थे। वो मतलब हमेशा सेंटिमेंटल या रिलीजियस इश्यूज से हमेशा
बसते थे। शेक्सपियर के प्लेज में, हाँ, शेक्सपियर इतने ज्यादा डरपोक थे कि वो अपने प्ले में कभी भी लंदन को नहीं दिखाते थे। उनके प्ले में जो लोकेशन होती थी वो भी इमेजिनरी होती थी। सो ये स्टूडेंट्स, ये जो हम लोग पढ़े ये थॉमस नैश के बारे में सारा चीज था। अभी हम लोग अगले राइटर को देख लेंगे। अगले राइटर जो है वो थॉमस लॉज है। तो देख लेते हैं थॉमस लॉज के करियर में क्या कुछ चेंजिंग आया और उन्होंने क्या क्या काम किए। जो थॉमस लॉज है वो ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट थे। उसके बाद वो लॉ की भी जो मतलब लॉ की भी स्टडी उन्होंने की, लेकिन लॉ की स्टडी में उनको बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो ही डिडंट लाइक लॉ, वो बहुत ज्यादा लाइक नहीं करते थे। उन्हें एक्टर बनने का बहुत मन था, तो वो एक्टर बनने के लिए लंदन आए थे। तो जब वो लंदन आए थे तो एक जाने माने राइटर हुआ करते थे स्टेफन गुसन। तो ये स्टेफन गुसन जो थे वो स्टेज प्ले को बहुत बुरा भला बोलते थे और वो अपने जो रिटर्न वर्क था उसमें भी इसको लेके बहुत ज्यादा चर्चा करते थे। उनकी एक मतलब वर्क थी जो कि स्कूल ऑफ अब्यूज 1574 में ये लिखी गई थी उनके द्वारा, स्टेफन गुसन के द्वारा। ये जो नाम मैं ले रही हूँ ये सबको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए और याद भी रखिए, क्योंकि जब भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा तो इस तरह का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि कौन थे जो स्टेज के वर्क को पसंद नहीं करते थे और स्टेज के वर्क के अगेंस्ट में लिखे थे। तो वो थे स्टेफन गोसन थे, जो कि लिखे थे स्कूल ऑफ अब्यूज, वो भी 1574 में। तो ये सब चीजों को आप थोड़ा सा नोट करते जाइए। तो इस बात का, हाँ, अब बात ये हो गया कि जो थॉमस लॉज जो थे वो बहुत ज्यादा स्टेज से उन्हें प्यार था और वो एक्टर भी बनना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने अपना लॉ का करियर भी छोड़ दिया था। तो अब क्या था कि ये जो स्टेफन गुसन थे ये तो जो स्टेज के जो परफॉर्मेंस है इसको बहुत बुरा भला बोलते थे, तो जिसको थॉमस लॉज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया कि स्टेफन गोसन को बहुत ज्यादा इसी चीज को लेके बहुत उल्टा पुल्टा सुना दिया। तो जिसकी वजह से, हाँ, एक और चीज है, स्टेफन गोसन भी एक जाने माने राइटर थे उन दिनों। उनका भी बहुत ज्यादा, वो भी फेमस थे, उनका भी स्टेटस था। तो जिसके कारण ये जो थॉमस लॉज है इनकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई। तो इनका जो करियर का शुरुआत था उस समय ही बहुत लोग इनके दुश्मन बन गए। तो इनका जो कनेक्शन था ये शेक्सपियर से मतलब इनका भी कनेक्शन था। ये जो हेनरी सिक्स में थॉमस लॉज एक मतलब हेनरी सिक्स मतलब कनेक्शन था इसका हेनरी सिक्स में। तो 1596 में थॉमस लॉज राइटिंग छोड़कर मेडिसिन करियर में चले गए और उन्होंने मेडिसिन में अपना करियर बनाया। फिर 1596 के बाद थॉमस लॉज की भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो उस समय के जो राइटर्स है उसमें आप एक कॉमन चीज देख सकते हैं कि 34-36 तक ही इनकी जो लाइफ टाइम रहती है यहीं तक रहती है। और इनका जो डेथ होता है ये भी बहुत अलग तरीके से, मतलब कोई गायब हो जाता है, कुछ कोई करियर छोड़ देता है, तो इस टाइप का कुछ बात रहता है। तो सब राइटर्स में ये बात कॉमन होती है एलिजाबेथन पीरियड में। अब देख लेते हैं, नेक्स्ट है क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो का करियर था 1564 से 1593 तक। तो देख लेते हैं इन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या किया। थॉमस किड के बारे में, ये जो थॉमस किड है इनका करियर किस तरह का था। तो ये जो थॉमस किड है, ये जो थॉमस किड, इनके बारे में मैं बता चुकी हूँ पहले कि जो थॉमस किड है ये यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज से इन्होंने कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं। ये जो थॉमस किड है ये यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट नहीं थे। थॉमस किड के बहुत सारे वर्क हो गए और बर्बाद हो गए।
उनका फेमस वर्क था द स्पेनिश ट्रेजिडी। ये जो एलिजाबेथन ट्रेजिडी की बुनियाद इन्हीं के ट्रेजिडी से रखी गई थी। जो फाउंडेशन बनाई गई थी वो इसी वर्क से बनाई गई थी। अगर स्पेनिश ट्रेजिडी नहीं लिखी गई होती तो शेक्सपियर भी शायद इतनी अच्छी ट्रेजिडी नहीं लिख पाते और इतने ज्यादा पॉपुलर भी नहीं होते। इस वर्क के पहले कभी भी ऑडियंस को थ्रिलर के बारे में नहीं पता था और उन्होंने कभी भी थ्रिलर नहीं देखे थे स्टेज पर। लेकिन थॉमस लॉर्ड ने सबसे पहले थ्रिलर क्या होता है ये ऑडियंस को बताया। एलिजाबेथन के जो राइटर थे वो थॉमस किड से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे और जो जैकोबाइन्स था इनके भी राइटर्स थॉमस किड से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। इनके जो प्ले थे इनमें बहुत ज्यादा टर्न्स और ट्विस्ट होते थे और बहुत ज्यादा खून खराबा भी होता था, देखने को मिलता था ऑडियंस को, जिससे ऑडियंस बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट होती थी। 36 के एज में ही ये जो थे जॉन किड्स थे इनकी डेथ हो जाती है। सो अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट राइटर क्रिस्टोफर मार्लो। जो क्रिस्टोफर मार्लो ही उसी साल पैदा हुए थे जिस साल शेक्सपियर पैदा हुए थे। तो इन दोनों का जो सन था उसका बर्थ का वो एक ही था। कहा जाता है कि अगर मार्लो की डेथ बहुत जल्दी नहीं हुई होती, मतलब 29 साल में 29 के इयर्स में मार्लो की डेथ हो गई है। तो बोला जाता है कि अगर मार्लो 29 की एज में नहीं, मतलब इनकी डेथ हुई होती तो ये बहुत ज्यादा फेमस और बहुत ज्यादा पॉपुलर होते। और ये भी कहा जाता है कि ये शायद शेक्सपियर को भी मात दे देते। मार्लो का जन्म कैंटरबरी में हुआ था और ये कैम्ब्रिज में पढ़ाई और इन्होंने कैम्ब्रिज में पढ़ाई की। पाया जाता है कि मार्लो जासूसी भी किया करते थे और मार्लो की लाइफ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। जो कि इनके जो प्ले होते थे उसमें साफ इनका ये बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते थे, तो ये जो लिखते थे तो साफ उनके राइटिंग में ये सारे चीजों को ऑडियंस देख सकती थी। तो उन्हें कॉमेडी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, वो बिल्कुल भी कॉमेडी उतना ये पसंद नहीं करते थे। ये एथिसिज्म एंड इमोरलिटी में बहुत ज्यादा लिखते थे। ये नास्तिकता, एथिसिज्म मतलब क्या होता है, नास्तिकता, और इमोरलिटी अनैतिकता, इनके राइटिंग्स में ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी। मार्लो की डेथ बहुत अनफॉर्चुनेट थी। इनका मर्डर कर दिया गया था। ये शराब खाने में इनका किसी से झगड़ा हो गया था और झगड़ा में इनका जो था ये मर्डर कर दिया गया था। तो 29 साल के एज में इनकी डेथ हो गई थी। 1593 में इनकी डेथ हुई थी। मार्लो, कहा जाता है कि मार्लो जासूसी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, इसीलिए कंट्रोवर्शियल और इनका कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल अफेयर्स भी थे। और तो इसीलिए इनका अगर इनकी मौत नहीं हुई होती शराब खाने में तो कहा जाता था कि इनको अरेस्ट कर लिया जाता और ये अपना होल लाइफ जेल में ही गुजारते। तो सिर्फ इन्होंने 5 साल का जो मतलब लिटरेचर को दिया, 5 साल इनकी राइटिंग थी जिसमें इन्होंने बहुत ज्यादा इनका नाम पॉपुलर हुआ। तो इनके वर्क्स देख लेते हैं क्या क्या है। इनके वर्क्स हैं टेम्बुरेन, च्यो ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकेंड एंड डॉक्टर फस्टस। तो ये जो सारे ये जो लिखे हैं ये इनके द्वारा लिखा गया है। इन सभी वर्क्स में इंसानों के पावर देखने को मिलते हैं। एडवर्ड सेकेंड प्ले
होमोसेक्सुअलिटी पर था। उस समय का जो समय था, ये सब टॉपिक्स पे कोई लिख नहीं पाता था, लेकिन ये जो मार्लो बहुत ज्यादा ये बोल्ड थे, इन्होंने ही पहले होमोसेक्सुअलिटी पे लिखा था। और ये जो डॉक्टर फस्टस है, इनका पहली जो मतलब पहला ट्रेजिक हीरो इनको माना मतलब जाता था ड्रामा का। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, जो कि डॉक्टर मतलब फॉस्टस में है। आप लोग इसको ये जो है मतलब ब्रिटिश ड्रामा में या फिर नॉवल में इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। और ये जो टेम्बरलिन है का जो प्ले था, ये बहुत ज्यादा हिट हो गया था लंदन के थिएटर में, और इससे बहुत ज्यादा पैसा कमाया गया था। थिएटर इससे बहुत ज्यादा पैसा कमाया था। तो ये सारे जो राइटर्स हैं, इनके बारे में मैंने आपको एक एक करके डिटेल बताया है। फिर भी अगर कुछ आप लोग को लगे कि कुछ छूट गया है, कुछ और जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नेक्स्ट की वीडियो में ले लूंगी। अब देख लेते हैं कि उस समय के जो ये राइटर थे, ये नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं इसको। तो क्या चीज कॉमन लिटरेरी फीचर्स क्या था उस समय के जो राइटिंग स्किल्स थे, वो किस तरह के थे। तो सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्म। ये सब मैं बता चुकी हूँ पहले भी, लेकिन ये टॉपिक वाइज आप लोग को थोड़ा इसमें बता रही हूँ, देख लीजिए। तो फॉर्मनेस फॉर हेरोइक, फॉर्मनेस, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ये फॉर्मनेस फॉर हेरोइक थीम्स, तो मैंने बता दिया था कि ये जो यूनिवर्सिटी विट्स के जो मतलब राइटर्स थे, ये हेरोइक थीम्स का बहुत ज्यादा यूज करते थे। और जो लाइव्स ऑफ ग्रेट फिगर्स, उनके जो मतलब ये बहुत ज्यादा ये हेरोइक थीम्स को अपने इसमें राइटिंग्स में ये बहुत ज्यादा यूज करते थे। और उनके जो फिगर्स थे, ये बहुत ज्यादा मतलब ग्रेट थे। मतलब इनका जो लिखने का शैली था, ये बहुत ज्यादा अच्छा था, उम्दा क्वालिटी का था। अब हेरोइक ट्रीटमेंट, फुलनेस, वैरायटी, लॉन्ग स्पीच, स्पेक्टिकल्स, वायलेंस often lead to loudness and disorder। तो ये अक्सर क्या होता था कि ये मैं पहले भी बताई हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए, इनका इतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग लाइन होते थे, खून खराबा इनके जो प्लेस होते थे इसमें, और लॉन्ग स्पीच, मतलब लंबे लंबे इनके जो स्पीच होते थे। तो अक्सर क्या होता था कि इनका ये सब के चक्कर में इनका जो मेन जो मतलब ये था, वो वही मतलब बिगड़ जाता था। तो इनका बकवास हो जाता था, इनका जो प्ले था वो कभी कभी बकवास हो जाता था। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें खून खराबा, वायलेंस, लॉन्ग स्पीच, स्पेक्टिकल्स और वायलेंस होता था, जिसके कारण जो मेन थीम था वो कुछ समझ ही नहीं आता था। अब चलते हैं हेरोइक स्टाइल। इनका स्टाइल मतलब हेरोइक स्टाइल में ये लिखते थे। तो मैग्निफिशिएंट, एफिथिक्स, पावरफुल declamations, strong and sounding lines also lead to abuse, bombast, mouthing and even nonsense। तो मैंने पहले ही कहा कि ये सारा चीज ये यूज करते थे, तो जिसके कारण क्या होता था, गाली गलौज भी यूज होता था। तो और बहुत ज्यादा जो लाउड होता था इनका जो स्पीच होता था, तो जिसके कारण ये जो प्लेस थे, ये कभी कभी नॉनसेंस हो जाते थे, मतलब अजीब से लगते थे। तो इनका ये जो सारा चीज जो था, ये मैं आप लोग को यहाँ पर इनका जो कॉमन लिटरेरी कॉमन था, सबका जो फीचर्स था वो इसी तरह का था। तो प्री डोमिनेंस ऑफ ट्रेजिडी, ठीक है। कॉमेडी कंसिडर टू बी ए लोअर स्पाइसेस, जो कॉमेडी था ये लोअर स्पाइसेस था। ये जनरल लैक ऑफ रियल ह्यूमर, और इनका ये ह्यूमर पर बहुत ज्यादा नहीं लिखते थे, और जो लिखते भी थे वो इमेच्योर होता था, वो बेकार होता था, बहुत ज्यादा उसमें कुछ नया नहीं होता था। तो जॉन लिली द ओनली एक्सेप्शंस, ये जो जॉन लिली थे
यही ऐसे थे जो इस तरह के मतलब नहीं राइट मतलब इस तरह के नहीं लिखते थे। बाकी जो सारे थे वो इन सब में कॉमन था, ये सारी चीजें कॉमन थी। सो स्टूडेंट, आज का जो ये लेसन है ये यही खत्म होता है। अगर आप लोग को कोई क्वेरी होती है, कुछ पूछना होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है और इससे कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए। सो बाय स्टूडेंट।